हेलो डियर स्टूडेंट। मैं पीएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पीएस 0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस के आधार पर वाक्य कितने प्रकार की होती हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंथेसिस के आधार पर जोड़कर एक वाक्य का रूप कैसे देते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। सिंथेसिस चैप्टर जो होता है यह 11th के लिए बिल्कुल भी नया होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि 11th से पहले सिंथेसिस के बारे में आपको ना तो कुछ पढ़ाया जाता है ना तो कुछ बताया जाता है, क्योंकि यह सिलेबस जो होता है सिंथेसिस का यह 11th से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। सिंथेसिस में 0 लेवल से पढ़ेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सिंथेसिस क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी कि सिंथेसिस किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप दो सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, जिनमें से पहला हमारा है राम वेंट टू स्कूल, ही विजिटेड टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ दो सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस का रूप दो, यानी कि दो वाक्य लिखी हुई हैं, इन दोनों को जोड़ना है और एक वाक्य का रूप देना है, तो आप अभी यही सोचेंगे कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है सिंथेसिस के बारे में, फिर हम लोग इसको जोड़ेंगे कैसे, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे कैसे और एक वाक्य का रूप किस नियम के अकॉर्डिंग देंगे। तो इतना तो सिंपल सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई सेंटेंस जोड़ेंगे, दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ेंगे, तो उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या होगा, कोई नियम होगा। उन सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोई प्रक्रिया तो होगी, डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा। तो जिस नियम या प्रक्रिया के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य का रूप दिया जाता है, उसे ही सिंथेसिस कहा जाता है। वेरी सिंपल सा डिफिनेशन है, फिर से एक बार बताते हैं। सामने हमारे दो सेंटेंस लिखी हुई हैं, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई रूल होगा, कोई नियम होगा, कोई प्रक्रिया होगी। तो जो नियम या प्रक्रिया इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक वाक्य का रूप देने के लिए होती है, उसी नियम को सिंथेसिस कहा जाता है। यानी जिस प्रक्रिया के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य का रूप दिया जाता है, उस प्रक्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस थ्रू which two or more sentences are combined for giving the form of one sentence is known as synthesis। यानी कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य का रूप दिया जाता है, उस प्रक्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सिंथेसिस का डिफिनीशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो सिंथेसिस होता है, इसके अकॉर्डिंग जो होता है सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस 5 टाइप का होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस सेंटेंस कितने टाइप का होता है। तो सिंथेसिस के आधार पर सेंटेंस जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिनमें से पहला हमारा होता है सिंपल सेंटेंस, नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। ये आपके सिंथेसिस के आधार पर सेंटेंस के टाइप हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब इन्हीं तीनों सेंटेंस को आपको सिंथेसिस में पढ़ना है, तो हम लोग तीनों सेंटेंस में एक एक करके तीनों को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है या सिंपल सेंटेंस किसे कहा जाता है। देखते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता, क्रिया व कर्म उपस्थित रहते हैं, लेकिन एक ही कर्ता, क्रिया व कर्म प्रधान रहता है, उस वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यानी कोई कितना भी बड़ी वाक्य लिखी हुई हो, क्या होता है उसमें दो या दो से अधिक कर्ता हो सकता है, क्रिया हो सकता है या कर्म हो सकता है, लेकिन यदि उनमें से कोई एक कर्ता, क्रिया व कर्म प्रधान है तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, आई शैल गो टू स्कूल टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड विजिट माई बोजम फ्रेंड। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस आपका लिखा गया है। इसमें अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारा पहला हो जाएगा गो, दूसरा हो जाएगा लर्न, तीसरा स्पीक, चौथा विजिट। इतने सारे वर्ब हैं। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो पहला आपका दिया गया है टू स्कूल, फिर आपका है हाउ, फिर आपका दिया गया है इंग्लिश, फिर आपका दिया गया है बोजम फ्रेंड। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट भी हैं,
लेकिन मुख्य इसमें कौन सा है, तो आई शैल गो टू स्कूल, ये आपका मेन है, बाकी इसमें कोई प्रधान नहीं है, तो इसलिए यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस जो होता है इसके बनाने के कई सारे नियम होते हैं, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़कर एक वाक्य का रूप देने के लिए कई सारे नियम होते हैं। तो उनमें से हम लोग कुछ नियम को यहाँ पढ़ने वाले हैं, यानी जितने भी नियम होंगे सारे को पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से हम लोग एक वीडियो में सारे नियम को कवर नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए उनमें से हम एक या दो नियम को यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके प्रयोग से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते कैसे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं, इन सभी पे हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखेंगे बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान कालिक कृदंत का प्रयोग करके। वे वर्तमान कालिक कृदंत क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे किसी क्रिया को पार्टिसिपल बनाया जाता है, तो चलिए देखेंगे। तो जब किसी एक्टिव वॉइस की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप देना होता है, तो उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, यानी कोई भी क्रिया आपको दी गई हो, वह क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकेंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आपको इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यदि आपको उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लेंगे। जैसे कि सेंटेंस हमारा है गो, अगर इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। गोइंग आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कम प्लस आईएनजी, कमिंग, यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। राइट प्लस आईएनजी बराबर राइटिंग, यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। यानी कि कोई भी क्रिया होगी, यदि आपको उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लेना है, बस सिंपल सा नियम है। अब वो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है, इससे कोई भी मतलब आपको नहीं होना चाहिए। यदि यदि क्रिया मान लीजिए आपकी थर्ड फॉर्म में है, जैसे गाँव ने लिखा है, अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो होगा, तब गो में आप आईएनजी लगाएंगे, ना कि उसके थर्ड फॉर्म में। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्रिया जो होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए उसके फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाना है। या तो आपका हो गया एक्टिव वॉइस की जब क्रिया होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि जब क्रिया पैसिव वॉइस की होगी तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जब क्रिया पैसिव वॉइस की होती है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या होता है, बीइंग प्लस उस क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बीइंग प्लस उस क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए इज रिटन, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो क्या हो जाएगा, बीइंग रिटन। नेक्स्ट है आपका वाज प्लेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, बीइंग प्लेड। नेक्स्ट है इज संग, तो बीइंग संग, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। यदि आप पैसिव वॉइस का पहचान करना नहीं जानते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो पैसिव वॉइस की पहचान कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको यह भी यहीं बता देता हूँ कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, आप जानेंगे कैसे कि ये पैसिव वॉइस है। तो जिस वाक्य में कोई भी इंग्लिश की वाक्य होगी, सेंटेंस होगा, यदि उसमें इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन, यानी ये टोटल 8 शब्द लिखे हैं। इन आठों में से, इन आठों शब्द में से किसी के बाद, चाहे जो भी होगा, उसके बाद यदि क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है तो वह पैसिव वॉइस की सेंटेंस होगी। वह कहीं भी लिखी हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बाय लगा है सेंटेंस में या नहीं लगा है, इसको भी आपको नहीं देखना है। बस आप इतना ही देखेंगे कि इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बीइंग और बीन, यदि इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस की ही होगी। जैसे ए लेटर इज रिटन, यहाँ देखिए बाय का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। नेक्स्ट है ही वाज पनिश्ड, यह भी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब दो या दो से अधिक वाक्यों को हम लोग जोड़ेंगे कैसे, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग। हमने देख लिया सिंथेसिस क्या होती है, उसकी परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिया। सिंथेसिस के आधार पर वाक्य कितने प्रकार की होती हैं, यह भी देख लिया। किसी भी क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया कैसे जाता है, यह भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जोड़ेंगे कैसे। तो जब अंग्रेजी की दो या दो से अधिक ऐसी वाक्य रहती हैं जिनमें क्या होता है, वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रहती हैं,
और दोनों वाक्यों का कर्ता एक होता है। यानी कोई भी सेंटेंस लिखा होगा, क्योंकि एग्जाम में जब आता है आपके सेंटेंस तो उसमें ये नहीं मतलब ये नहीं उसमें बताता है कि आपको किसके नियम के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाने के कई सारे नियम होते हैं, तो उसमें यह नहीं लिखा होता है कि आपको बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। उसमें डायरेक्टली लिखा लिखा रहेगा कि आपको इसको सिंपल सेंटेंस बनाइए। अब कौन सा रूल लगेगा, यह आप कैसे जानेंगे, सेंटेंस को देख करके। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप देंगे किस सेंटेंस को, जो सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी और दोनों वाक्यों का कर्ता एक होगा, तब आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है, राम वेंट टू स्कूल, ही विजिटेड टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला सेंटेंस जो हमारा है ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और सेंटेंस जो इसका कर्ता एक है, राम और ही दोनों का कर्ता सेम है। नेक्स्ट हमारा है, ही गोज टू स्कूल, सी लर्न्स इंग्लिश। यहाँ देखिए ये दोनों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसको हम लोग एक सेंटेंस का रूप कैसे देंगे, तो चलिए देखेंगे। तो ऐसी वाक्यों को जब आप एक सेंटेंस का रूप देंगे तो क्या करेंगे, जो क्रिया पहले हो रही है, जो क्रिया पहले हो रही है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप देकर कर्म और पूरक सहित लिख लेंगे। फिर उसके बाद में कामा मार्क का प्रयोग करके जो बाद में होने वाली क्रिया का कर्ता है उसके स्थान पर पहले होने वाली क्रिया के कर्ता को लिख करके पूरी वाक्य को यथावत लिख लेंगे। नियम समझ नहीं आया होगा, चलिए सेंटेंस से इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है राम वेंट टू स्कूल, ही विजिटेड टू हिज फ्रेंड। तो पहले वह स्कूल गया फिर अपने मित्र से मिला। तो जो पहले होने वाली क्रिया है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए क्रिया का सेकंड फॉर्म वेंट लिखा है, तो इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग लगा लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। अब इस क्रिया के बाद जो लिखा है इसका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट उसको लिख लेंगे, यानी गोइंग टू स्कूल हो गया, कामा लगाएंगे। फिर यहाँ जो राम लिखा गया है सब्जेक्ट, इसको दूसरे के सब्जेक्ट के स्थान पर रख लेंगे, यानी ही के स्थान पर राम को रख लेंगे और सेंटेंस को सीधा लिख लेंगे, यानी कि गोइंग टू स्कूल राम विजिटेड हिज फ्रेंड। तो यहाँ देखिए क्या किया गया है, जो वेंट क्रिया है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या होता है, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है और उसका कर्म और पूरक लिख लिया जाता है, यानी गोइंग टू स्कूल हो गया। फिर जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसका कर्ता ही है, ही के स्थान पर राम को रख लेंगे और पूरे सेंटेंस को वैसे लिख देंगे। तो राम विजिटेड हिज फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी गोज टू स्कूल, सी लर्न्स इंग्लिश। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो गो में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इस गो क्रिया के बाद जो लिखा गया है उसको लिख लेंगे, तो यानी गोइंग टू स्कूल, दोनों वाक्यों का कर्ता सेम है तो सी लर्न्स इंग्लिश, यानी गोइंग टू स्कूल सी लर्न्स इंग्लिश। यह आपका सिंपल सेंटेंस बन गया बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आई रीच होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, यानी मैं घर पहुंचा और अपने कपड़े उतारे। तो यहाँ देखिए पहले घर पहुंचा फिर कपड़ा उतारा, तो जो सेंटेंस में जो क्रिया पहले हो रही है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओ और उसका कर्म और पूरक सहित लिख लो, यानी कि क्रिया के बाद जितने सारे शब्द लिखे हैं उनको लिख लेना है प्रेजेंट पार्टिसिपल बना करके। तो रीच यहाँ से क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच होता है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो रीचिंग हो जाएगा। रीचिंग होम, कामा लगाएंगे, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। नेक्स्ट, आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड, मैं भूखा था मैं खाना खाया। तो यहाँ देखिए जब वर्ब टू बी आपको मिल जाए कहीं सेंटेंस में तो उसको हम लोग जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो बीइंग लिखते हैं और जो वर्ब टू बी के बाद लिखा गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ वर्ब टू बी के बाद हंग्री लिखा गया है, तो बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, इसको इस तरह से बनाते हैं वर्ब टू बी वाले को। वर्ब टू बी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बना देंगे, तो बीइंग लिख करके बनाएंगे, बीइंग लिख लेंगे और उसके बाद में जो वर्ब टू बी के बाद लिखा होगा उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ हंग्री लिखा है तो हंग्री लिख लेंगे, कामा लगाएंगे, आई टुक माई फूड। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। तो यहाँ भी देखिए वर्ब टू बी हो रहा है, क्रिया वाज है,
तो इसके बाद जो लिखा गया उसको लिख लेंगे, यानी पहले बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब टू बी के बाद जो लिखा गया उसको लिख लेंगे, यानी कि बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कामा लगाएंगे, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट नियम हमारा क्या है इसी में, कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध जो है वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अभी तक हमने देखा कि सब्जेक्ट से था तो सब्जेक्ट के बाद रखा जाता था, यदि ऑब्जेक्ट के बाद हो तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। जैसे आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वॉज एब्यूजिंग हिज नाइबर। तो देखिए अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को वैसे लिखेंगे रमेश तक। अब रमेश के बाद देखिए यहाँ वर्ब टू बी के बाद लिखा गया है एब्यूजिंग हिज नाइबर, तो एब्यूजिंग हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे रमेश के बाद, आई सा रमेश एब्यूजिंग हिज नाइबर। उपयुक्त वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट रमेश से है, इसलिए रमेश के बाद रख दिया गया है जो दूसरे सेंटेंस में लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए गोट। यहाँ देखिए वर्ब टू बी है, तो वर्ब टू बी का हम लोग कैसे बनाते हैं, बीइंग लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, जो वर्ब टू बी के बाद लिखा गया है उसको लिख लेंगे। तो बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गोट, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही फिनिश्ड हिज वर्क हिज वेंट होम, यानी वह काम को समाप्त किया और घर चला गया। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा गया है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको बनाएंगे तो फिनिशिंग हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम। नेक्स्ट है, आई सा ए मैन, ही वाज ब्लाइंड, ही वाज कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड। तो यहाँ देखिए, जैसे हम लोग रमेश का देखे थे उसमें क्या था, वह ऑब्जेक्ट था, तो ऐसे इसमें भी ऑब्जेक्ट मैन है। अब यहाँ हमको मैन के अकॉर्डिंग बनाना है, तो आई सा मैंने देखा, क्या देखा, ब्लाइंड मैन, आदमी कैसा था, ब्लाइंड था, तो ब्लाइंड जो है मैन के पहले आ जाएगा। तो आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड, आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड। यह आपका हो जाएगा एक सिंपल सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे। यदि आप क्लास का पीपीटी नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको टेलीग्राम से डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे या इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में देखेंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, तो वहाँ से जाके आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।